पूरे विश्व में कोरोना की काट ढूंढने के लिए लगातार वैज्ञानिक लगे हुए हैं और तमाम वैक्सीनों पर काम चल रहा है। भारत में भी इसी स्तर से काम चल रहा है और कोवैक्सीन पर अलग अलग जगहों पर ट्रायल भी शुरू हो गए हैं। एम्स दिल्ली की बात की जाए तो डॉक्टर संजय राय की अध्यक्षता में ये पूरा ट्रायल होगा। इस वक्त हमारे साथ हैं, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो कोवैक्सीन को लेकर ट्रायल शुरू हो रहा है उसके बारे में जानकारी दें कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितने लोग आए हैं और किस तरीके से ट्रायल आगे प्रोग्रेस करेगा। देखिए, ये ह्यूमन ट्रायल अभी शुरू होने वाला है और ह्यूमन ट्रायल हमें सैटरडे को इसका परमिशन मिला एथिक्स क्लियरेंस का। उसी दिन हमने आप लोगों के माध्यम से ही जो है रिक्वेस्ट की कि हमारे 2 नंबर, एक फ़ोन नंबर को जिससे लोग व्हाट्सअप करें और SMS करें, और एक ईमेल का हमने, क्योंकि सब वॉलंटियर से हमें लेने हैं, ईमेल नंबर दिया था, उसको आप लोगों ने चलाया था अपने न्यूज़ चैनल पे। हमें इतनी रिस्पांस की कभी उम्मीद नहीं थी। फर्स्ट डे ही सैटरडे नाइट से और संडे सुबह तक 800 से ज़्यादा हो चुके थे लोग, और करीब 850 लोग जो है उसमें उस दिन हो गए थे। संडे आते आते 1800 से ज़्यादा हो गए थे, और आज जो है 3500 से ज़्यादा हो चुके हैं। लोग अपने आप को रजिस्टर्ड कर चुके हैं और काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। लोग जो है और बार बार फ़ोन भी कर रहे हैं इसके लिए। सो एक तो रजिस्ट्रेशन का पार्ट हुआ। इसको 3 फेजेज में करना है। फर्स्ट फेज़ में 375 सैंपल्स लेने हैं। 375 में से 100 एम्स करेगा। इसमें टोटल 12 सेंटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एम्स न्यू दिल्ली 275 में बाकी लोग करने वाले हैं। उसके बाद इसके डेटा को एनालाइज करने के बाद फेज़ 2 शुरू होगा, जब 375 रिक्रूट हो जाएंगे। क्योंकि फेज़ 1 में मेन होता है, फर्स्ट बार ह्यूमन ट्रायल हो रहा है, उसका सेफ्टी प्रोफाइल को इस्टेब्लिश करना। एक बार सेफ्टी प्रोफाइल अगर इस्टेब्लिश होगी तो उसके बाद हम फेज़ 2 में जाते हैं। उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं और किस लेवल तक एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। आल्दो एंटीबॉडीज़ हम फर्स्ट फेज़ में भी देखते हैं, बट ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है। उसके बाद अगर फेज़ 2 भी कंप्लीट हो गया तो थोड़ा लार्जर सैंपल साइज से 750 सैंपल लेके हम फेज़ 2 में कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने जैसे कहा कि अभी फर्स्ट फेज़ 1 ह्यूमन ट्रायल का जाएगा, तो जो आपके पास जो लोगों ने रजिस्टर कराया, क्या सिर्फ इसमें दिल्ली NCR के लोग ही थे या बाहर से भी लोग कर रहे थे रजिस्टर? इसमें जो है हमने आल्दो कहा था कि दिल्ली NCR के लोग ही करें, क्योंकि 6 महीने तक फॉलोअप करना है। रेगुलर इंटरवल पे उनके सैंपल्स लेने, ब्लड सैंपल्स लेने हैं, उनके एग्जामिनेशन करने हैं। लेकिन बाहर से भी ऑलमोस्ट 50% जो है बाहर से भी हम एनालाइज कर रहे हैं। कल से जो अभी तक करीब 1000 से ऊपर और आ चुके हैं, उनको एनालाइज हमने नहीं किया है। लेकिन ऑलमोस्ट 50% जो पहले के डेटा से मैं कह सकता हूँ कि बाहर के लोगों ने किया हुआ है। उनको हम इसमें नहीं कर सकते, इनरोल नहीं कर सकते, लेकिन हैं बाहर के भी लोग हैं उसके अंदर। जी, अब फर्स्ट ट्रायल में जैसा कि आपने बताया कि पहले फर्स्ट ट्रायल में 100 लोगों पर होना है, तो जो प्रक्रिया होगी वो किस तरीके होगी, किस तरीके से आप लोग मॉनिटर करेंगे, कितना वक्त उसमें लगेगा, और फिर सेकंड फेज़ में जाने में कितना वक्त लगेगा? हाँ, जो फर्स्ट फेज़ में है, जैसा कि मैंने बताया कि सेफ्टी हमारा मेन कंसर्न है। तो सेफ्टी के लिए ये जब भी इंजेक्शन देते हैं, 2 डोज का शेड्यूल है। आज हमने इंजेक्शन दिया तो उसके फिर 2 वीक, आफ्टर 2 वीक मतलब आफ्टर 14 डेज हम फिर से देंगे। एक फर्स्ट डोज देने के बाद उसको हम 2 घंटे तक वहीं पे ऑब्जर्व करते हैं। 2 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद 7 दिन तक फिर होम उनका जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनसे फ़ोन पे जो है बातें करते हैं। और एक हमने ये दिया हुआ है उनको डायरी, जिसपे वो अपने उनके कोई भी सिम्टम होते हैं, इवन सपोज भूख भी नहीं लगती है, कुछ भी होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसको नोट भी करेंगे। हम रोज़ पूछेंगे भी और वो भी सेल्फ नोट करेंगे। 1 हफ्ते बाद जो है तक उनको मॉनिटर करेंगे क्लोज। फिर जब वो 14th डे आएंगे फिर उनका हम सैंपल लेंगे और उस दिन टीका देंगे। फिर 28th डे पे जो है फिर से उनका सैंपल लेंगे और फिर से सारे जांचेस करेंगे, जो भी लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, कि उसमें कोई अंतर तो नहीं आ रहा है। ऐसे ही करके जो है फिर जो है 6 हफ्ते बाद करेंगे, 3 महीने बाद करेंगे और 6 महीने बाद करेंगे। तो ये फेज़ 1 का ट्रायल हुआ। फेज़ 1 का, यानी कि आप क्या कहना ये है सर कि फेज़ 1 के ट्रायल में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा? नहीं, ओवरऑल फॉलोअप जो है 6 महीने का होगा, लेकिन आफ्टर 6 वीक जो है जब हम सेफ्टी स्टेब्लिश कर लेंगे, उनका फॉलोअप करते रहेंगे। क्योंकि आगे का फॉलोअप जो है सेफ्टी से ज़्यादा कंसर्न है इम्यूनोजेनिसिटी देखने के लिए कि कितना एंटीबॉडीज़ बन रहा है। उसके बाद फेज़ 2 हम शुरू कर सकते हैं। यही सवाल मेरा है सर कि जैसे आपने कहा कि हम देखेंगे कि फर्स्ट ट्रायल में, फर्स्ट जब वैक्सीन दिया तो उसमें कितने एंटीबॉडीज़ बने, तो वो
किस तरीके का होता है, यानी कि हम डिफरेंट कैसे उसको मानते हैं? जैसे आपने कहा कि फेज 2 में हम और देखेंगे कितना एंटीबॉडीज बना, तो इस बीच अगर किसी को संक्रमण हो जाता है, मान लीजिए किसी को इंजेक्शन लगी, आपने दिया उसको और संक्रमण हो गया, तो वो इवैल्यूएशन कैसे होगा? उसका कोई मेथड नहीं होता कि इवैल्यूएट करने का। ये भी हो सकता है कि वैक्सीन से ना एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं, संक्रमण से हो रही हैं। इसीलिए दो ग्रुप होता है, एक केस ग्रुप जिनको वैक्सीन देते हैं, दूसरा जो प्लेसबो देते हैं। संक्रमण दोनों ग्रुप में बराबर होगा। अगर संक्रमण का खतरा दोनों ग्रुप के, क्योंकि रैंडमाइजेशन किया जाता है, किसी को चूज हम नहीं करते हैं, वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक जनरेट करता है और कंप्यूटर को ही पता होता है। कंप्लीटली ब्लाइंड ट्रायल होता है, ना हमें पता होता है, ना पार्टिसिपेंट्स को पता होता है कि उनको क्या मिल रहा है। इस टाइप के ट्रायल में जो नेचुरल इन्फेक्शन हो रहा है तो दोनों के बराबर चांसेस हैं, तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं कि एंटीबॉडीज इसमें भी बनेंगे, कंट्रोल में भी, जिनको हम वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। सो उतने को वह जो है उसमें से माइनस किया जाता है। एक साइंटिफिक प्रोसेस है और उसको आपने बिल्कुल सही कहा कि हमेशा चांसेस हैं कि संक्रमण हो सकता है, उससे एंटीबॉडीज बनेगा, लेकिन किसी टेस्ट के माध्यम से उसको डिटेक्ट नहीं करते हैं, नहीं कर पाएंगे। जी, अब मेरा सवाल ये है सर कि अब भारत ही नहीं पूरे विश्व लगा है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आ जाए। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि दिसंबर तक वैक्सीन को ले आएंगे। हम कब उम्मीद करें कि भारतीय वैक्सीन आ जाएगी? अभी तो ट्रायल शुरू ही हुआ है, सो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कब तक आ जाएगी। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा, जैसे कि बहुत ही सेफ वैक्सीन हमें मिल गया, इफ़ेक्टिवनेस भी बहुत ही अच्छा है, मार्केट में लाने लायक है, फेज़ 3 में दिखा कि अच्छा है, इफ़ेक्टिवनेस काफ़ी अच्छा आ गया। सो इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरू तक जो है एक अच्छी वैक्सीन आ सकती है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, हमारे प्लान के अनुसार रहा तो। जी, एक ये भी सवाल उठ रहा है सर कि जिस तरीके से वैक्सीन्स आ रही हैं उनके दाम को लेकर, क्योंकि जिस तरीके का पैंडमिक है, क्या रीच में रहेगा या नहीं रहेगा, लोगों को आसानी से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो अगर इस तरीके की वैक्सीन आती है तो क्या भारतीय वैक्सीन हर भारतीय तक पहुंच पाएगी? देखिए, भारत जो है बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरर है इसका, दुनिया का वैक्सीन बनाने का। ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा वैक्सीन जो है दुनिया का हम बनाते हैं और दुनिया के बहुत से देशों को हम सप्लाई करते हैं। तो कहीं भी बने वैक्सीन, भारत को उनको अपने साथ रखना पड़ेगा। इवन सपोज मैं मान लूँगा ऑक्सफोर्ड ने बना लिया पहले, मुझे नहीं पता कितना इफेक्टिव होगा क्या होगा, लेकिन अगर आप ये मान लें तो भी जो भारत की कंपनियां हैं उसको बनाने की, अगर पूरी दुनिया में, सो हमारी कैपेसिटी इतनी है। और आजकल जिस तरीके से जो है आत्मनिर्भर भारत का हमारे प्रधानमंत्री जी का मूवमेंट चल रहा है, उससे डेफिनेटली और भी कंपनियां आगे आएंगी और भी बनाने के लिए, तो इसमें नहीं होगा। आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, पीपी किट हमारे पास एक भी नहीं होता था, लाखों की संख्या में हम रोज़ बना रहे हैं। एक सिंपल सा मास्क, सर्जिकल मास्क हम यहाँ नहीं करते थे, चाइना से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम सफिशिएंट क्वांटिटी में अब इतना हम बनाने लगे हैं कि दूसरों को भेज भी सकते हैं। जी, दिल्ली पर बात कर लेते हैं सर। जैसे रिपोर्ट आई सेरो सर्वे की, उसमें कहा गया है कि 24% लोग जो हैं उनमें एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गए हैं, लेकिन 77% लोग अभी भी वनरेबल हैं। इसको कैसे समझा जाए? या समझा जाए कि दिल्ली अब सेफ हो गई, या ये समझा जाए कि नहीं, अभी 77% लोग की हालत ख़राब हो सकती है? देखिए, ये 24% जो है एक आकलन है, पहला तो मेथड का। तो एक मेथड के, सारे मेथड के अपने लिमिटेशंस होते हैं। ये माना जा सकता है क्योंकि अच्छा सैंपल साइज है, 24% पे अगर उन्होंने 2000 से ज़्यादा लोगों का किया हुआ है, सो स्टडी काफ़ी पावर्ड है। और सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं कि कितना प्रिवलेंस होगा। मुझे नहीं पता कितना प्रिवलेंस होगा, लेकिन देख के मुझे लगता है कि 1-2% प्रिवलेंस सोच के इन्होंने किया होगा, सैंपल साइज कैलकुलेट किया होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी संख्या में था। और अगर 24% आ गया है तो दैट मीन्स कि एरर की मार्जिन कम है। सो इसलिए 24% को हम काफ़ी रिलाई कर सकते हैं कि 24% का जो है इन्फेक्शन रेट है। दैट मीन्स ये बेयर मिनिमम हुआ। इस टेस्ट के अपने कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कि सेंसिटिविटी थोड़ी कम है, स्पेसिटी तो अच्छी है, तो सारे पॉजिटिव को डिटेक्ट नहीं करेगा। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई कि आईजीजी लेवल जा रहा है, सो इसलिए ये बेयर मिनिमम हम ये कह सकते हैं। तो हमें खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट 1/4 पॉपुलेशन जो है प्रोटेक्टेड है, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास एविडेंसेज हैं 5-6 महीने तक ये एंटीबॉडीज़ तो हैं। अभी नया वायरस है, इसलिए हमें 6 महीने तक का जो हमारे पास एविडेंस है कि हैं। सो वो आदमी प्रोटेक्टेड है जो जिन लोगों को ये हो चुका है अभी तक। फ्यूचर में क्या होगा हम अभी नहीं कह सकते। दूसरी बात कि जो आपने कहा कि 77% लोग जो हैं
77% लोगों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है इन्फेक्शन होने के लिए, किसी भी कंट्रोल को रोकने के लिए। वह जो है एक R0 हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन नंबर, कि अगर इसका हम 2.5 to 3 के आसपास मान के चलते हैं कि अगर 66% के आसपास पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जाती है तो उस वायरस इसमें अगर के आसपास ये हो गई तो वायरस की नेचुरल डेथ हो जानी चाहिए, कि वह फिर नहीं जाएगा, वो इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन करेगा जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। सो ये हम उस नज़रिए से देखते हैं कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और शायद धीरे धीरे हमें जो है नॉर्मलसी की तरफ आना चाहिए, ओपन करना चाहिए ग्रेजुअल इस पे, जैसे स्कूल कॉलेजेस हुए और ये सब जो है सो ग्रेजुअल में हमें ओपन करना चाहिए, मेट्रो हुआ, सो इसको एक पॉजिटिव देखते हुए जो है और उसको क्लोज मॉनिटर करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते जाइए और उम्मीद पर दुनिया कायम है, और इसीलिए लगातार हम देख रहे हैं कि हर जगह से अब जो है वैक्सीन को लेकर ही खबर हो, और जैसे कि दिल्ली की सेरो सर्वे भी एक पॉजिटिव ही नोट पे आ रही है, तो जाहिर तौर पर उम्मीद करिए कि आने वाला समय भी अच्छा होगा। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।